मिथुन सर, स्क्रीन यस शेयर हो सर, रही है आपको? यस सर, यस सर। ओके, मेरे को आ रही है, आपकी फर्स्ट स्क्रीन शेयर हो रही है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होना इन बिटवीन, तो बीच में हम लोग करने की बजाय आप चैट में मेरे को क्वेश्चंस भेजते रहिए, हम सबकी क्वेरीज, सबके क्वेश्चंस के आंसर देके जाएंगे। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मिथुन सर ने बताया कि आज की जो ये वर्कशॉप है एक्सेल के ऊपर, तो इसमें बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक के जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं और मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है कि हम उस हिसाब से इसको मैनेज करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। तो इस वर्कशॉप के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन जो है ऐसे वाली, जो कि हमें लगता है कि ये कहाँ पे यूज हो सकती हैं, कैसे यूज किया जाएगा, या एक्सेल मुश्किल है इसको, इसके अंदर फॉर्मूलाज को लगाना और उनको समझना बहुत टिपिकल होता है और मुश्किल होता है। तो मैं आपको आज बहुत सिंपल तरीके से एक्सेल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और आपको कहीं पे भी कोई डाउट या कुछ क्वेरीज हैं, तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट या अपने जो भी क्वेरीज हैं आप लिख सकते हो, और आपके वो जो डाउट्स हैं उनको हम लास्ट में सबको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो अगर आप सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप यस लिख के सेंड कर सकते हो जल्दी से, तो मैं स्टार्ट कर पाऊँ आपकी वर्कशॉप। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो प्लीज यस के साथ रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू। ओके, आज की वर्कशॉप के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करें। तो आपको प्रेजेंटेशन एक सामने दिखाई दे रही है, तो मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली पार्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा आज, प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ हम चलेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। तो आज का जो हमारा एजेंडा है इस वर्कशॉप का, आज जो हम इसमें सीखने जा रहे हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, यूजेस ऑफ एमएस एक्सेल, अंडरस्टैंडिंग एक्सेल वर्कबुक एंड वर्कशीट्स, बहुत सिंपल तरीके से हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के साथ हमने कैसे काम करना है, और डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में कैसे एंटर किया जाता है एक्सेल के अंदर, पेज स्पेशल जैसी ऑप्शन है, बेसिक कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाएगी, एंड सेल रेफरेंसेस क्या होती हैं और इनका क्या यूज है, और इसको अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है, और एक शीट से डाटा को दूसरी शीट में मूव कैसे किया जा सकता है आसानी से, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इफ फंक्शन कि लॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिसमें इफ आता है, तो इफ को हम सिंपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड पाइवट टेबल एंड चार्ट, ये सारी ऑप्शन जो है वो आज हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये सारी ऑप्शन जो है वो अच्छे से करवाई जाएं और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर किए जाएं। तो आज का सेशन जो है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है एक्सेल की इंट्रोडक्शन जो है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सेल के बारे में अगर बताऊं, तो उसमें क्या है कि एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल इंडस्ट्री के अंदर मतलब हर एक फील्ड में इसको यूज किया जाता है, और एक्सेल के जैसी कोई भी ऐप जो है अभी तक मेरे हिसाब से, उस हिसाब फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पे अगर हम देखें या फंक्शंस के हिसाब से देखें तो नहीं है। जैसे एक नंबर्स ऐप है, नंबर्स में आप काम करते हो, एक एप्लीकेशन है, तो उसमें अराउंड आपको अगर 200 फंक्शंस मिलते हैं प्री डिफाइंड। एक्सेल में अगर मैं देखूं तो एक्सेल के अंदर 400 प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको नॉर्मली मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा। ठीक है? और इसमें टाइम टू टाइम एडवांसमेंट जो है वो चल रही है अभी भी। और इसको हम यूज क्यों करते हैं? रिकॉर्डिंग के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, चाहे वो डाटा हमारा न्यूमेरिकल है, स्टैटिस्टिकल है, या फिर
करेक्टर टाइप का डाटा है, किसी भी तरह का डाटा जो है वो इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। और अगर मैं एक्सेल के बारे में बात करूं तो इसमें आप टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलाज, ग्राफिक्स कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो तो एक्सेल के अंदर इन सब चीजों को यूज किया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। तो इसमें अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि एक वर्कबुक है, वर्कशीट्स है, तो वर्कबुक का मतलब क्या होता है, वर्कशीट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि वर्कबुक एक एक्सेल की फाइल है, ठीक है, जिसे हम अगर इसमें हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी वर्कशीट्स मिलती हैं, ठीक है। एक वर्कबुक मतलब एक एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। अब एक वर्कबुक के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट्स आप ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी अलाउ करती है या नहीं। एंड अगर मैं वर्कशीट की बात करूं तो वर्कशीट जो है वो रो एंड कॉलम से एक शीट बनाई गई होती है जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। जी आप जिनको ऑलरेडी जो एक्सेल यूज करते हैं उनको पता है कि एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली अभी आपको बताऊं कि एक सिंगल वर्कशीट जो है उसके अंदर कितनी वर्कशीट कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो एक वर्कशीट जो है वो 10,48,576 रोज जो है वो कंटेन करती है, एक सिंगल वर्कशीट। तो आप एक वर्कबुक के अंदर नंबर ऑफ वर्कशीट्स ले सकते हो। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूं तो 16,384 कॉलम्स जो हैं वो एक सिंगल वर्कशीट के अंदर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्सेल है इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, एक्सेल को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे सिंपली अभी जैसे आप एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर इसका बहुत यूज किया जाता है। डाटा एंट्री एंड स्टोरेज के लिए इसको यूज किया जाता है। अकाउंटिंग एंड बजटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कोई भी किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन करके आपने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ड्यूटीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, जैसे एडमिन ने कोई भी अपने काम करने हैं, कोई भी रिपोर्ट्स देखनी है, उन रिपोर्ट्स को लेके कोई डिसीजन लेना है तो वो सारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उन चीजों की उनके सामने एक क्लिक के साथ आ जाती है और उसके साथ वो डिसीजन लेने में मतलब उनको एक हेल्प होती है। तो डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डाटा, वहां पे भी एक्सेल का यूज होता है। ऑटोमेटिक रेपिटेटिव टास्क के लिए भी एक्सेल को यूज किया जाता है। मतलब एक्सेल का अगर हम यूज देखें तो छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जो हैं वहां पे एक्सेल को यूज किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज जो है वो रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। या अगर आज की डेट में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फॉरेन को जाते हैं और स्टडी के लिए जा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जाके अगर आपको कोई काम करना है या डाटा एंट्री की जॉब चाहिए तो वहां पे एक्सेल का मेन रोल होगा। अगर आपके पास एक्सेल की मास्टरी है या एक्सेल आप अच्छे से जानते हो तो आप वहां पे एक अच्छी जॉब जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की वो कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स जो हैं उनमें एक्सेल की बहुत डिमांड है। और मैं खुद कुछ जैसे हमारे गवर्नमेंट के या प्राइवेट कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग जाके देते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जिसको वहां पे एक्सेल की नॉलेज है उसके मतलब पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उस ऑफिस के अंदर या उस एरिया के अंदर जिनको एक्सेल की बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज है। तो अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि एक्सेल का यूज अगर हर एक फील्ड में है तो एक्सेल की डिमांड ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा है। अगर आप मार्केट में जाओगे कहीं पे भी आपको एक्सेल की डिमांड बहुत ज्यादा आने वाली है और आती है, राइट। तो अगर हम इस वर्कबुक के अंदर देख रहे हैं कि जो आज की जो वर्कशॉप है इसके अंदर हमने ये 2-3 चीजें पढ़ी, बट मैं ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि अगर हम इस तरह से एक्सेल को यूज करेंगे अच्छे तरीके से तो हमें जॉब के लिए
कभी भी बहुत ज्यादा जो है घूमना नहीं पड़ेगा कि मेरे को किस चीज में कैसे काम करना है या किस तरह की जॉब मिल सकती है। आपके पास एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो आप एक अच्छी जॉब के लिए चुने जा सकते हो। तो मैं आपको एक्सेल का प्रैक्टिकली जो है वो कैसे किया जाता है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी लेके जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे पाऊं, बट उसके लिए हमें डाटा चाहिए था, तो मैंने कुछ डाटा जो है वो प्री डिफाइंड रखा है और वो डाटा जो है उस डाटा को हम यूज करके उसके आगे काम करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है डाटा एंट्री का वो थोड़ा सा सेव हो जाए। तो मैं आपको एक्सेल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपने जब एक्सेल ओपन करना है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सिंपल है कि आप रन बॉक्स में जाके भी एक्सेल टाइप करके ओपन कर सकते हो या अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी एक्सेल को ओपन कर सकते हो, जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी एक्सेल को टच नहीं किया। और यहाँ पे आपने अगर किसी भी तरह का कोई डाटा, जैसे अभी ये मेरे पास कुछ वर्कशीट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो मैंने फाइल ओपन किया ये एक वर्कबुक है। अगर आपने एक न्यू फाइल ओपन करनी क्रिएट करनी है तो आप न्यू पे क्लिक करके एक ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। अभी मैं आपको एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाता हूँ। तो ये एक ब्लैंक वर्कबुक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे शीट 1 नीचे दिखाई दे रही होगी, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट, ये वाली वर्कशीट। इस वर्कशीट के अंदर नंबर ऑफ रोज आपको दिखाई देती हैं जो कि ये लेबल करी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10,48,576 तक। अगर मेरे को डायरेक्टली लास्ट वाले सेल के ऊपर मूव करना है, आप जैसे मैं ऐसे जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, या मैंने फर्स्ट वाले सेल पे मूव करना है तो आप कंट्रोल एरो के साथ, डाउन एरो के साथ, कंट्रोल डाउन एरो के साथ डायरेक्टली लास्ट रो के ऊपर मूव कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 10,48,576 रोज जो है इसमें है। अब फर्स्ट रो पे मूव करना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो की फर्स्ट रो के ऊपर जाने के लिए। नाउ अगर मेरे को लास्ट कॉलम पे जाना है तो मैं कंट्रोल राइट एरो की के साथ लास्ट कॉलम के ऊपर मूव कर सकता हूं, जो XFD आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इसको नंबरिंग में कन्वर्ट करूं तो ये 16,384 होगा, इस नंबर यहाँ पे जो नंबर होगा। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं वो छोटी छोटी ऑप्शंस के ऊपर अभी नहीं जा पाऊंगा। रीजन भी क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिट है, तो उसके अंदर हमें इस वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ सीखना है अभी। ठीक है, तो यहां से अगर मूव करते हैं लेफ्ट एरो कीज के साथ, कंट्रोल के साथ करेंगे तो आप फर्स्ट सेल पे मूव कर सकते हो। तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम पे अगर आपने मूव करना है, कंट्रोल प्लस एरो कीज आपके पास जो होती हैं उनके साथ आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो, आपका टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैं क्लिक कर रहा हूं ये एक सेल कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल को जिसके ऊपर मेरा फोकस है, जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, इसे मैं क्या बोलता हूं, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मतलब कि अगर मैं अभी कुछ भी टाइप करूंगा तो वो उस पर्टिकुलर एक्टिव सेल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिव सेल है। और यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर बताऊं, ये एक्टिव सेल का एक नेम बॉक्स के अंदर एड्रेस आ रहा है D2। ये D2 कैसे बनता है, कॉलम नेम प्लस रो नेम, रो नंबर। तो ये एक उसका पर्टिकुलर एड्रेस हो गया D2। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये बन गया G5। ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है G और ये 5, तो ये बन गया G5। और इसके के साथ यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब क्या है कि जिसमें आप कोई भी फॉर्मूला या कोई भी टेक्स्ट, कुछ भी डाटा एंटर करोगे तो वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा। जैसे अभी ये एक्टिव सेल है तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूं नाइस, तो यहाँ पे जो नाइस है ये आपको ऊपर भी दिखाई देगा। अब इस नाइस में अगर आप चेंज करते हो तो वो सेम चीज ऊपर दिखाई दे रही है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो तो वो सेम यहाँ पे भी आएगी। और अगर आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए। फॉर्मूला मींस कोई भी कैलकुलेशन, किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन अगर आप एक्सेल में करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन
इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे अगर वर्कशीट मेरे को एक और चाहिए तो ये प्लस का साइन है, आप यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू वर्कशीट जो है वो ले सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करके दिखाऊं, जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज हैं, बहुत सिंपल है एक्सेल, तो मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं किसी भी पर्टिकुलर सेल में, तो आप यहाँ पे जिस पे भी इसके रिजल्ट चाहते हो वहां पे इक्वल का साइन प्रेस करना है। दिस वन, इसका एड्रेस आ गया D2, आप खुद भी टाइप कर सकते हो या उसको सिलेक्ट कर लो, प्लस E2, इसका एड्रेस आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये सम हो गया। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को तो मल्टीप्लाई करना था, तो आप सिंपल लिखोगे इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपने माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कर सकते हो। ये है बेसिक कैलकुलेशंस, आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरे पास बहुत सारे और भी प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज करके मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ सारी। जैसे मेरे को सम करना है तो उसके लिए इक्वल्स टू सम भी लिखा जा सकता है। और सम से रिलेटेड अगर आप देखोगे इसके नीचे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो वहां पे वो मेरे से आगे पूछेगा आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स मतलब पैरामीटर्स कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किनको ऐड करना है। तो अगर तो मैं एक एक करके देता हूं लाइक दिस कोमा दिस, तो इस तरह से भी ये सम कर देगा। या फिर आप एक पर्टिकुलर रेंज दे सकते हो। रेंज का मतलब क्या होता है, आपने लिखा इक्वल्स टू सम, तो स्टार्टिंग सेल कोलन लास्ट सेल, मतलब आपने यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली D2 से लेके E2 तक की वैल्यू जितनी भी होंगी उन सब का ये सम करेगा। ठीक है, D2 से लेके E2 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब का ये सम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो एक्सेल के अंदर मिल जाते हैं, राइट। तो अभी मैं ये एक सिंपल सी बेसिक कैलकुलेशंस है, लेकिन मैं आपको लेके जा रहा हूं कि अगर मेरे को एक्सेल में काम करना है तो मेरे को अच्छे से रेफरेंसेस जो हैं इन सेल्स की, वो पर्टिकुलर मेरे को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सेल की रेफरेंस होती है, किस टाइप की सेल रेफरेंस होती है और उसका पर्टिकुलर यूज क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक टॉपिक जो है अभी जो बताने वाला हूं वो है सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस के अंदर मेरे पास 3 तरह की सेल रेफरेंस होती हैं। एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट एंड एक होती है मिक्स्ड रेफरेंस। 3 तरह की सेल रेफरेंस जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगी, जो कि आप अभी इसको अंडरस्टैंड करोगे कि इन तीनों का मतलब क्या है और इनको कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। और अगर आपको ये रेफरेंसेस यूज करना आ जाएगा तो आपको एक्सेल जो है वो बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी डाटा लेके कर सकते हो अगर आप इन रेफरेंसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हो। तो इनको समझने के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। मेरे पास एक पर्टिकुलर डाटा है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है जिसमें कुछ आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और उनका प्राइस लिखा हुआ है। अब बेसिक कैलकुलेशन की बात करें कि इसका टोटल प्राइस क्या है, तो आप यहाँ पे लिखते हो इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, मतलब B2 मल्टीप्लाई बाय C2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर B2 को मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा उसका रिजल्ट आ जाए। तो ये है एक कैलकुलेशन आपने कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को सबकी कैलकुलेशन करनी है, तो क्या मैं हर एक चीज को हर एक सेल के अंदर ऐसे सेम लिखूं कि अब B2 B3 मल्टीप्लाई बाय C3,
तो नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा अगर मैं एक्सेल को यूज कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, वहां पे कैलकुलेशन करनी है, तो आपको हर एक सेल के अंदर पर्टिकुलर ऐसे जाके लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल के अंदर आपने अगर एक फॉर्मूला लगा दिया तो आप उसको बाकी के सेल्स के ऊपर कॉपी कर सकते हो। और वो कॉपी जब हम करते हैं तो वहां से हमें रेफरेंसेस का एक जो कॉन्सेप्ट है वो सामने समझ आता है कि ये कैसे काम कर रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कर्सर को लेके आता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये कर्सर जो है वो पहले के बजाय अब यहाँ पे आपको एक प्लस का सिंबल नजर आता है। यहाँ पे मोटे वाला प्लस है, लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे तो ये एक सिंबल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप इसको अपने माउस के साथ पकड़ के नीचे को ड्रैग कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे तो आपका ये जो फॉर्मूला था वो हर एक सेल के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, अब भाई आप इसको देख सकते हो। जैसे इस सेल के ऊपर आपको वैल्यू नजर आ रही है कि यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपीज नजर आ रहा है, लेकिन इस सेल के पीछे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बार है। तो फॉर्मूला बार के अंदर ये आपको फॉर्मूला डिस्प्ले होगा कि इसके बैक पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तभी ये वैल्यू जो है वो बन के आई है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी देख सकता हूँ, या F2 करके एडिट किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर सेल को। F2 या डबल क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर सेल को एडिट कर सकते हो, या फिर वो फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक करके। तो दो तीन तरीके हैं किसी भी सेल को एडिट करने के, या तो आप उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करो, या फॉर्मूला बार के अंदर जाओ, या फिर शॉर्टकट यूज करो F2। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे है B3 मल्टीप्लाई बाय C3, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस को यूज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये B4 C4, मतलब ये B4 है और ये C4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके आपको रिजल्ट मिल गया। तो इसी तरह से आपके ये जो रेफरेंस है ये चेंज होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूं कि आपने एक जीएसटी कैलकुलेट करना है, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो रेफरेंस जो है वो रेलेवेंट सेल्स का डाटा ऑटोमेटिकली या एड्रेस ऑटोमेटिकली पिक करते रहते हैं जब हम उनको कॉपी करते हैं अदर सेल्स के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की और मैंने इसको बाकी सेल्स के ऊपर कॉपी कर दिया, कॉपी का मतलब या ड्रैग कर दिया, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो हैं वो अपने आप रेलेवेंट सेल्स की वैल्यूज उठाता जाएगा जो उसके सामने होंगी। ठीक है, तो ये है रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे मेरे को जीएसटी कैलकुलेट करना है। अब जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी यहाँ पे मेरे पास एक रेट है कि जीएसटी 18% है, जीएसटी जो है वो 18% है। तो मैं यहाँ पे अगर जीएसटी कैलकुलेट करना चाहता हूं बहुत सिंपल तरीके से, तो आप इक्वल्स टू जो आपका प्राइस है इसका 18% मतलब मल्टीप्लाई बाय, एक तो आप खुद लिख सकते हो ऐसे 18%, आप ऐसे भी लिख सकते हो D2 मल्टीप्लाई बाय 18%। तो इसके साथ क्या होगा, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, इसने इसका भी 18% कैलकुलेट किया, इसका भी 18% कैलकुलेट किया, इसका भी 18% कैलकुलेट किया, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें मेरे पास अब गलती हो गई कि ये 18% नहीं था 12% है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से यहाँ पे 12% करना पड़ेगा, फिर इसको ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम एक मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर आपने ऐसी कोई एक फिक्स कैलकुलेशन रखनी है या आपको लगता है कि ये चेंज भी हो सकती है, तो आप उसको कांस्टेंट वैल्यू की तरह यहाँ पे ना दें। उसके साथ क्या होगा कि आपको बार बार फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे सीधे इस सेल की रेफरेंस दे रहा हूं B9 कि जो ये वैल्यू है उसके साथ B9 मल्टीप्लाई हो जाए। तो जैसे B9 मल्टीप्लाई होगा तो ये 18,000 आया, बट इसमें एक दिक्कत है, जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आपका यहाँ पे सबका 000 इस तरह से आ गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये हुआ क्या, यहाँ पे B10 चला गया। ये तो D3 ठीक है, लेकिन यहाँ पे B10 चला गया, बट मैं चाहता हूँ कि B10 नहीं चाहिए,
मेरे को B9 ही चाहिए, और इसमें देखूंगा तो ये B11 हो जाएगा। B11 पे कुछ है नहीं, इसलिए जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को अब महसूस हुआ कि एक रेफरेंस जो है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस जो है, उसको अगर मैं यूज करता हूँ तो रेलेवेंट सेल्स को आगे आगे कंटिन्यू करता जाएगा। मेरे को एक फिक्स रेफरेंस चाहिए कि ये सेल चेंज ना हो, तो उसके लिए मेरे को एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज करना है। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है उसको हम डॉलर के साइन के साथ करते हैं, कि अगर आपने रो को फिक्स करना है, अगर आपने रो को फिक्स करना है तो आपने रो के आगे, रो नंबर के आगे डॉलर का साइन लगाना है। अगर आपने कॉलम को भी फिक्स करना है तो आपने कॉलम के आगे भी डॉलर का साइन लगाना है। तो इस तरह से आप रेफरेंसेस को फिक्स कर सकते हो, या फिर इसकी शॉर्टकट की है F4। आप यहां पे F4 प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस जो है वो फिक्स हो जाएगी। दोबारा से F4 करोगे तो इसमें सिर्फ रो फिक्स है, कॉलम नहीं है। और दोबारा से F4 करते हो, रो फिक्स है, कॉलम फिक्स है, लेकिन रो फिक्स नहीं है, और ये अब रिलेटिव रेफरेंस होगी। तो मेरे को यहाँ पे F4 प्रेस करना है, दोनों को फिक्स करना है कि मेरा कॉलम जो है वो फिक्स रहे। जब मैं इसको नीचे को कॉपी करूं या राइट को कॉपी करूं तब उनमें कोई चेंज ना आए, वो सेम सेल ही रहे, वो फिक्स हो जाए। तो इसको फिक्स करने के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस मेरे को यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे D3 हो रहा है, लेकिन ये B9 ही रहेगा, ये B9 ही रहेगा इस केस में भी और इस केस में भी, सब जगह पे। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस, कि एब्सोल्यूट रेफरेंस वहां पे यूज करनी है जहां पे आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेल को फिक्स रखना चाहते हो। तो अभी अगर मैं नेट प्राइस की बात करूं, नेट प्राइस आपको सिंपल पता है कि जो आपका टोटल प्राइस है प्लस या फिर सम। सम ज्यादा सही रहता है अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हो, ताकि अगर बीच में कोई वैल्यू नहीं है या टेक्स्ट वैल्यू है उसकी जगह पे, या कुछ ऐसे न्यूमेरिक डाटा नहीं है, कोई और डाटा है, तो उस केस में भी सम जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर देगा। लेकिन अगर आप प्लस को यूज करते हो तो उस केस में क्या होता है कि वो आपको एरर दे देगा कि आप टेक्स्ट के साथ नंबर को प्लस नहीं कर सकते। तो उस केस में आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने कुछ वैल्यूज को ऐड करना है तो वहां पे आप सम को ही यूज करें। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं, तो D2 से लेके E2 सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर दिया, तो आपका ये सारा डाटा जो है वो रेडी हो गया। तो ये थी रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। अभी मैं आपको एक मिक्स्ड रेफरेंस की एग्जांपल देता हूँ इसी के नीचे। तो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक रो है और एक कॉलम है, कोई रो फिक्स कर दी, कॉलम को फिक्स नहीं किया, या कॉलम फिक्स कर दिया, रो को फिक्स नहीं किया, तो वो हो जाती है मिक्स्ड रेफरेंस, मतलब रेलेवेंट भी है और एब्सोल्यूट भी है। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं ये कॉलम्स में, और यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 इन कॉलम्स में लिखी हुई हैं, और 10 20 30 40 50 ये रोज में रखी हुई हैं। तो मिक्स्ड रेफरेंस को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ इस वैल्यू के साथ और इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं जब इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, गलत हो गया। मैं चाहता था कि 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो C14 हो गया लेकिन ये B15 हो गया, इसका यहाँ पे आ गया, लेकिन मेरे को ये यही चाहिए था। तो इसका मतलब मैं रो को फिक्स कर दूं, क्योंकि रो चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉलम तो इससे ही कॉलम चेंज कर सकते हैं जब हमने इसको ड्रैग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस रो को फिक्स करता हूं, सिर्फ रो को फिक्स कर रहा हूं इस तरह से। अब इस केस में क्या हुआ कि ये B14 है और ये C13 है,
यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये बी जो है आपका, सॉरी उल्टा हो गया, ये बी जो है वो ये वाला था, तो हमने बी को फिक्स कर दिया, हमने करना था सी को। इसको मैं यहां से चेंज करता हूं, हमें फिक्स करना था इस वाले पार्ट को, इसकी रो को यहां पे लगाना था। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ठीक है। अभी मैं चलता हूं, सेम चीज जो है मेरे को रिपीट करनी है इस साइड पे। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्टली ड्रैग कर देता हूँ, बट इसमें फिर दिक्कत आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बट मैं चाहता हूं कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई ना हो, ये इसी के साथ करना है। तो उस केस में मेरे को क्या फिक्स करना चाहिए, उस केस में मेरे को क्या फिक्स करना चाहिए, यहाँ पे कॉलम को, इस वाले कॉलम को, कि बी जो है वो फिक्स रहे। जब हम बी को ऐसे ड्रैग करें तो वो सी डी ई एफ ना जाए, वो बी ही रहे। तो मैं सिर्फ कॉलम को फिक्स करूंगा। देखो अब इस केस में क्या हुआ, सी वाला पार्ट के अंदर ये वाला जो था इसमें रो फिक्स कर दी, और ये वाला जो पार्ट था इसमें कॉलम फिक्स कर दिया। तो अब हम इसको जब ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इस तरह से आएगा। पहले हमने इसको क्या किया, नीचे को ड्रैग किया, ठीक है, और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया और इस साइड को ड्रैग कर दिया। तो अब ये सारा डाटा जो है वो एग्जैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये थी मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें एक रो या एक कॉलम फिक्स है लेकिन दूसरा रेलेवेंट है, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये तीन तरह की रेफरेंस जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम आगे बढ़े तो आपके पास यहाँ पे अब बेसिक फॉर्मूलाज में हम देखते हैं इफ। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपने करे, बट अभी मैं आपको एक लॉजिकल फॉर्मूला इफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कंडीशनली कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन कर दो, तो ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। लेकिन अगर मेरे को लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बजट है और उसमें मेरे पास कुछ अर्निंग्स हैं और कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरी जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पे एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, अदरवाइज नेगेटिव लिखा है। अगर मेरे एक्सपेंस ज्यादा है तो नेगेटिव लिखा है, अदरवाइज अगर अर्निंग्स ज्यादा है तो पॉजिटिव लिखा जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू इफ। तो वहां पे जब हमें कंडीशंस बेस्ड काम करना हो, कैलकुलेशन करनी हो, तो वहां पे हम लगाते हैं इफ, कि इफ अर्निंग इज ग्रेटर देन expenses, if earning is greater than expenses, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे हमें, पॉजिटिव। तो मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव लिखा आए। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोमा पास लगा के आपने सेपरेट करना है। तो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो कि वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, नेगेटिव। तो ये एक सिंपल इफ है कि इफ ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चले, अदरवाइज ये चले। तो ये एक एल्स पार्ट होगा कि अगर इस कंडीशन को इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस केस में पॉजिटिव आया क्योंकि अर्निंग्स ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आया क्योंकि इसमें एक्सपेंस ज्यादा है, इसमें पॉजिटिव आया, अर्निंग्स ज्यादा है। तो इस तरह से ये सारा रिजल्ट जो है आपको डिस्प्ले हो जाता है। ये थी एक सिंपल इफ, सिंपल लॉजिकल फंक्शन है इफ। तो अगर हम मल्टीपल इफ की बात करें कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हो,
ये तो एक कंडीशन थी। अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उस केस में क्या है, अब जैसे सपोज करो मेरे पास एक और डाटा है जिसमें कुछ नेम्स दिए हुए हैं और उनके डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिनका डिपार्टमेंट सेल है उनकी जो सैलरी है वो फिक्स करनी है 10,000 और बाकियों की 8,000। तो अभी मैं एक सिंपल इफ लगाता हूं कि अगर जो डिपार्टमेंट है K2, अगर तो ये है सेल, ठीक है, अगर ये सेल है, देखो जो टेक्स्ट होगा उसको डबल कोट्स में रखते हैं एक्सेल के अंदर। अगर तो ये सेल है तो इनको 10,000 रुपीज देना है, फिक्स करनी है इनकी सैलरी 10,000 फिक्स करनी है। अदरवाइज जो बाकी के हैं उनकी 8,000 है, तो सिंपली 8,000 लिख दिया क्योंकि ये नंबर है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसको 10,000 आई, बाकियों को 8,000 आएगी सेल को छोड़ के। देखो सेल वाले को 10,000 है, लेकिन अभी क्या हुआ, वो कहते हैं कि जो सेल वाले हैं उनकी 10,000 है, जो परचेज वाले हैं उनकी 8,000 है, जो मार्केटिंग वाले हैं उनकी आपने जो रखनी है सैलरी वो 12,000 रखनी है। तो मैं यहाँ पे अगर 3 कंडीशंस लगाना चाहूं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस हैं कि इफ K2 सेल मतलब कि डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल तो 10,000 कोमा, एक और कंडीशन है कि इफ सेम डिपार्टमेंट इक्वल्स टू परचेज तो उसमें 8,000, फिर कॉमा इफ K2 मतलब डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मार्केटिंग तो इसमें 12,000। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है, जितनी इफ स्टार्ट करेंगे, इफ 1 2 और 3 इफ लगी हैं, 3 बार आपको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो सब डिपार्टमेंट्स की जो सैलरी है वो उस हिसाब से आएगी जिस जैसा उसका डिपार्टमेंट होगा। आप देखोगे मार्केटिंग 12,000 है, परचेज 8,000 है, सेल 10,000 है, इस हिसाब से सब जगह पे ऐसे आएगा। और इसको अब सिंपल करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला सेम चीज का मैं आपको यहाँ पे लिखा के दिखाता हूँ कि बार बार इफ ना लगानी पड़े, आप सिंपली इफ एस को यूज कर सकते हो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। तो आप यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लोगे कि अगर इक्वल्स टू सेल तो 10,000, ठीक है, तो फिर एक कंडीशन है इक्वल्स टू परचेज तो 8,000 एंड फिर कंडीशन है K2 इक्वल्स टू मार्केटिंग तो 12,000। ब्रैकेट एक ही क्लोज करनी है क्योंकि एक ही इफ लगाई थी हमने। सॉरी, इसमें यहाँ पे गड़बड़ है, इसको चेक कर लेते हैं। सर सेल्स में है। ये है, डबल कोट्स क्लोज नहीं करे हमने। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये अब सिंपली इसको ड्रैग करेंगे तो उसी हिसाब से सेम आंसर आएगा। इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें आपको एक ही बार इफ लगाना पड़ा और उसमें सिर्फ आपने कंडीशन सेट करी और आंसर दे दिए। यहाँ पे आपको मल्टीपल इफ लगानी पड़ रही है जिसके साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, बार बार इफ लगानी पड़ेगी। अगर आपकी 10 कंडीशंस हैं तो 10 बार आप इफ लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक ही इफ जो है वो काम कर देगी। इससे भी बेस्ट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, वी लुकअप है, एच लुकअप है, उनको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से
मैं अभी आपको एक अच्छी वाली ऑप्शन जो एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा यूज की जाती है उस ऑप्शन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं पाइवट टेबल एंड चार्ट, जिसमें आपके पास बड़े से बड़ा डाटा जो है या कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको बहुत सिंपल तरीके से समराइज्ड वे में देखा जा सकता है यूजिंग पाइवट टेबल एंड चार्ट। अब जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक डाटा है जिसमें ईयर दिए हुए हैं, ब्रांड दिए हुए हैं, रीजन दिए हुए हैं, स्टेट दी हुई है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है, अमाउंट है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, नाइक जो है, नाइकी के ब्रांड के जो टोटल सेल है या टोटल अमाउंट है वो कितनी है वो मेरे को बताओ। तो उसके लिए आपको एक अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मैं प्यूमा की बोलता हूँ, एडिडास की बोलता हूँ, या मैं आपको रीजन वाइज देखना चाहता हूँ या मैं स्टेट वाइज देखना चाहता हूँ। तो इन चीजों को अगर आप अकेले अकेले इस तरीके से यहाँ से निकालोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। और इसको अगर आप सिंपल तरीके से देखना चाहते हो, जैसे अभी ये डाटा आपके सामने है तो इसमें देखो 1/1/21, 6/1/21, 11/1/21। मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ मेरे को मंथली दिखा दो, जैन का, फेब का, मार्च का, अप्रैल का, या मेरे को ईयरली दिखा दो, या मेरे को क्वार्टरली दिखा दो, वीकली दिखा दो। तो ये सारा ही रिपोर्ट जो है वो एक एक करके अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होने वाला है। इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आप अपने डाटा को सिलेक्ट करो, आप अपने डाटा को सिलेक्ट करो, और जैसे ही आप अपने डाटा को सिलेक्ट करोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारा डाटा सिलेक्ट करना है, आप सारा कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, सारा ही डाटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक सेल रिपोर्ट है हमारे पास, और इसमें जैसे हमने डाटा को सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक इंसर्ट टैब के अंदर ऑप्शन है पाइवट टेबल। वैसे तो अगर आप ऑफिस 2019 या 20 या 16 यूज करते हो तो उसके अंदर आपको रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स एंड चार्ट के ऑप्शन दिखाता है कि आपको ये चाहिए, ऐसे चाहिए, इस तरह से चाहिए, तो आप उस हिसाब से रख सकते हो। लेकिन अगर मैं खुद तैयार करना चाहता हूँ, आपने सिलेक्ट किया डाटा को, आप पाइवट टेबल पे जा सकते हो या आप सीधा पाइवट चार्ट भी बना सकते हो, उसी के साथ आपका टेबल भी तैयार हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो कि पाइवट चार्ट एंड पाइवट टेबल, मैं दोनों इकट्ठे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इस किस रेंज का देखना चाहते हो, तो रेंज मैंने ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। फिर दूसरा वो कहता है कि आप जो पाइवट टेबल या चार्ट बनाना चाहते हो क्या वो इसी वर्कशीट के ऊपर बनाना चाहते हो या एक नई वर्कशीट के ऊपर। तो मैं एक नई वर्कशीट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। ओके किया, ओके। तो ये हमारे पास पाइवट टेबल है, ये पाइवट चार्ट है, लेकिन पाइवट टेबल अभी खाली है, ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके जो नीचे ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, फिल्टर्स, लीजेंड्स, एक्सेस, वैल्यूज, तो आप एक तो यहाँ पे क्लिक करके अपने व्यूज चेंज करना चाहते हो, देखने का जो तरीका है कि आप इस तरह से देखना चाहते हो, इसका व्यू अलग से देखना चाहते हो, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये ईयर है, तो मैंने ईयर लिया और मैंने उठा के इसको एक्सिस में रख दिया। तो इस तरह से ये आपको सामने नजर आ रहा है कि 2021, 22, 23, 24। ठीक है, और उसके बाद मैंने ब्रांड लिए और इसको उठा के यहाँ पे एक्सिस के नीचे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो ब्रांड है, मैं इसको लीजेंड्स में भी रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे एडिडास, नाइकी, प्यूमा, जारा, तो ग्रैंड टोटल, ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ तैयार होगा। अभी उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे को स्टेट्स चाहिए, तो स्टेट्स मैंने उठाई और स्टेट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये स्टेट जो आपको नजर नहीं आ रही वो आप जब ऐसे क्वार्टर वाइज देखोगे या उसके अंदर देखोगे तो वो डिटेल में आपको शो होगा। तो ये देखो ऑटोमेटिकली क्वार्टर बना रहा है, मैंने अभी बाकी की वैल्यूज नहीं उठाई, तो आपको क्या दिखा रहा है कि 2021 के अंदर क्वार्टर 1 का मतलब जैन, फेब एंड मार्च, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्वार्टरली नहीं चाहिए, मेरे को तो मंथली चाहिए। ठीक है, या मेरे को ईयरली चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं एक छोटी सी सेटिंग आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ग्रुपिंग हो गई है सबकी। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा दोगे।
आप यहाँ से चूज करोगे कि आवर्स में चाहिए, डेज में चाहिए, मंथ्स, क्वार्टर, ईयर्स, तो मैं यहाँ पे क्वार्टर हटा देता हूँ और मंथली भी हटा देता हूँ, सिर्फ ईयरली रख लेता हूँ। या फिर आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और इसको ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2021 का, पंजाब का, बट बाकी की अभी मैंने ऑप्शन ली नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को जो अमाउंट है उसका टोटल चाहिए, तो टोटल मींस वैल्यूज, यहां पे जाना है आपने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये 2021 का पूरा टोटल है एडिडास का, और उसमें बिहार का ये है, झारखंड का ये है, महाराष्ट्र का ये है, उड़ीसा का ये है। और अगर आप चाहते हो कि मंथली चाहिए तो आप फिर क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, ग्रुप पे जाते हो और ग्रुप में जाके आप ईयर के साथ मंथ भी सिलेक्ट कर लो। उसके साथ क्या होगा कि ईयर के अंदर हर एक मंथ का होगा। मैं इसको ओके करता हूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2021 के अंदर जैन का ये टोटल है और उसके अंदर सबकी डिटेल है। और इसी तरह से आपका ये चार्ट जो है, पाइवट चार्ट जो है वो तैयार हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये अभी मैं इसको ईयरली कर देता हूँ क्योंकि आपको चार्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा। मैं इसमें आपको एक और भी चीज दिखाता हूँ। अभी मैं इसको ग्रुप पे जाता हूँ और सिंपल ईयरली इसको कर रहा हूँ, ओके किया तो ये डाटा है और इसको मैं अलग शीट के ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। यहाँ से आप इसको कट करके दूसरी शीट पे लेके जा सकते हो, बट अभी मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप इस हिसाब से इसको देख सकते हो। क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है इसलिए ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है आपको इस तरह से नजर आ रही है। आप इसका डिजाइन, फॉर्मेट जैसा भी आप चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें 2021, 22, 23, 24 सारा ही डाटा है। अगर मैं सिर्फ 2021 का ही सिलेक्ट करूं तो सिर्फ 2021 का ही आएगा। ओके, चलो अभी मैं चाहता हूं कि मेरे को इसमें करना क्या है कि जो मैं इसमें चाहता हूं कि मेरे को ब्रांड वाइज डाटा को फिल्टर करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो ब्रांड है इसकी एक ऑप्शन है ये फिल्टर की, आप इस फिल्टर को भी यूज कर सकते हो। ऐसे फिल्टर लगा लिया तो आपके पास ये यहाँ पे फिल्टर लग गया कि ये ब्रांड वाइज आएगा। तो ये सारे ब्रांड्स का डाटा दिखा रहा है। मैं आपको सिंपली इसमें एडिडास का एक डाटा दिखा रहा हूँ। देखो आपका चार्ट जो है वो इस तरह से साथ के साथ चेंज होगा। अगर आप इसको ऑल कर देते हो तो ऑल मतलब सभी का डाटा जो है वो यहाँ पे आएगा। अभी मैं इस केस में क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हर एक ब्रांड का जो डाटा है वो अलग अलग शीट पे मेरे को अब रखना है नीचे। जैसे ये पाइवट टेबल की एक साथ में शीट हमने बनाई है, शीट 1। तो मैं चाहता हूं एडिडास, प्यूमा, ये सबका डाटा जो है वो अलग अलग शीट के ऊपर चला जाए ब्रांड वाइज। फिल्टर मैंने लगाया ब्रांड वाइज। तो मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे जो है पाइवट टेबल एनालाइज के ऊपर एक यहाँ पे ऑप्शन आती है। यहाँ पे आप देख रहे हो पाइवट टेबल एनालाइज, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस यहाँ पे क्लिक करोगे और ब्रांड वाइज आपने फिल्टर लगाया हुआ था, आप इसको जस्ट ओके करो। आपने नीचे देखना है यहाँ पे शीट 1 अभी आपके पास है, लेकिन मैं हर एक ब्रांड की अलग अलग शीट देखना चाहता हूँ। आप इसको सिंपली ओके करो तो आपके पास यहाँ पे देखो शीट्स तैयार होगी। एडिडास, ये सिर्फ एडिडास का डाटा है 2021, 22, 23, 24। नाइकी का डाटा ये अलग है, प्यूमा का अलग मिलेगा, जारा का अलग मिलेगा, इस तरह से। तो ये मतलब पाइवट टेबल, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेकिन टाइम की कमी होने के कारण मैं इसको बहुत ज्यादा और डिटेल में लेके नहीं जा सकता। और आपको सिर्फ मैं एक एक्सेल की पावर दिखा रहा हूँ कि जो आपका कॉम्प्लेक्स डाटा था उसको कितने सिंपल तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी समरी तैयार कर सकते हो। आपको मिनटों सेकंडों में आपका ये जो काम है वो हो जाता है। और जिसको ये चीजें नहीं पता, अगर उससे ये चीज बोल दी जाए तो वो उसको करने में पूरा दिन भी लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उसको आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिलती। तो इसी के साथ में एक छोटा सा आपको और जो इसमें एक नया फीचर है वो थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। जैसे अभी आपने चार्ट देखा कि चार्ट तैयार हो रहे हैं, किसी भी डाटा को लेके सिंपल चार्ट तैयार किया जा सकता है। तो
अगर मैं आपको एक अभी इसमें जो एक नई ऑप्शंस है, मैप की एक ऑप्शन है, जैसे मेरे पास ये डाटा है स्टेट वाइज, मेरे पास कोविड-19 के केसेस की रिपोर्ट है इंडिया के अंदर, और कितने केसेस हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, वो सारा कुछ इसमें है, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तो ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को इसको एक मैप की शेप में दिखाना है, मतलब कि जैसे आप इंडिया का मैप है तो उसमें कितने कितने केसेस हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये चीज भी कर सकते हो। आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है अपने डाटा को, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो चीजें चाहिए, मैंने तीनों नहीं करी, मैंने सिर्फ दो करी हैं, एक केसेस और एक आपका जो है स्टेट्स। तो इसमें आप इंसर्ट के अंदर ही जहां पे आप पाइवट टेबल करते हो, इसी के साथ एक ऑप्शन है मैप, आप 3D मैप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। जब आप 3D मैप पे क्लिक करोगे, मैं आपको एक सिंपल मैप दिखा रहा हूँ। जैसे आप मैप पे क्लिक करते हो तो आपका जो एक डाटा है यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको इस तरह से मैप के थ्रू वो दिखाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक मैप जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। इस मैप के अंदर आपके पास ये सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें फिगर्स नहीं है, वैल्यूज नजर नहीं आ रही। आप इसकी लेआउट चेंज कर सकते हो। तो आप चार्ट डिजाइन पे जाओ, यहाँ पे क्विक लेआउट पे जाओ, और यहाँ पे आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे वो फिगर्स डिस्प्ले करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये कलर जो है वो थोड़े से मल्टी कलर चाहिए मेरे को। तो मल्टी कलर अगर मेरे को ऐसे करने हैं तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन दी हुई है आपके पास, एक तो ये है चार्ट स्टाइल। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो इसमें स्टाइल्स आते हैं। एक तो मैं स्टाइल, एक इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आप बैकग्राउंड को वैसे भी राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाके भी ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास फिल है, तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए वो कलर जो है वो इस पे आ जाएगा। बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो, हर एक चीज इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब चार्ट एरिया को अगर आपने करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, प्लॉट एरिया को करना है तो प्लॉट एरिया को कर सकते हो, ठीक है। तो प्लॉट एरिया में भी आप कलर्स जो है वो चूज कर सकते हो, बैकग्राउंड पे आपको वो कलर जो है वो नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने पॉइंट्स पे क्लिक किया अंदर, मेरे को मल्टी कलर चाहिए। तो मल्टी कलर करने के लिए यहाँ पे देखो, क्योंकि वैल्यूज के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये दो कलर्स हैं डार्क और लाइट, तो उस हिसाब से ये चीज बन रही है। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मेट डाटा पॉइंट पे जाके यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगी शो ऑल। आप यहाँ पे उनके वो भी देख सकते हो, लाइक नेम भी देख सकते हो स्टेट्स के, ठीक है। बाकी के मैं आपको लेआउट्स में दिखा देता हूँ। और कलर्स, कलर्स में आप यहाँ पे जैसे सिक्वेंशली 2 कलर्स हैं, मैं यहाँ पे 3 कलर्स कर देता हूँ। तो अब आप इस चीज को देखोगे तो आपको मल्टी कलर में ये नजर आएगा। मतलब कुछ सेकंड्स में आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, और इस तरह से आपको ये सारी आउटपुट जो है वो नजर आएगी। लेआउट आपके हिसाब से आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो नेम एंड उनकी वैल्यूज, राइट। तो समय जो कहता है कि अभी 1 आवर हो गया है, तो हमने जो ऑप्शंस करी हैं, तो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने इसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से। तो अभी टाइम की कमी है, तो मैं मिथुन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैसे जो है नेक्स्ट। ओके ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने ये पूरे का पूरा सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू संदीप सर, आपने बहुत ही सिंपल तरीके के साथ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम सबको एक्सप्लेन करा पावर ऑफ एक्सेल। और अगर आप सब लोग एग्री हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग थैंक्स लिखें संदीप सर के लिए। थैंक्स संदीप सर, एसके, थैंक्स एसके। सो
ये था, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता चला कि यस पावर क्या है, एक्सेल कर क्या सकता है, एक्सेल के अंदर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। सो संदीप सर थैंक यू। देखिए आपको कितने सारे थैंक्स मिल रहे हैं, शायद आप देख रहे होंगे मैसेज बॉक्स के अंदर। और हम वी लव टू शेयर इस तरह की बहुत सारी और वर्कशॉप्स जो हैं हम करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। ये सिर्फ एक सैंपल था कि यस एक्सेल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल की पावर क्या है, एक्सेल के अंदर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग एजुकेशन के अंदर हैं तो हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, और ऑब्वियसली अगर हम लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ मकसद रहेगा कि हम आप लोग जो तो ऑलरेडी कोर्स एनरोल कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग थोड़ा अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाएं। तो आप में से अगर कोई भी चाहता है इस कोर्स को एनरोल करना, चाहते हो कि एक्सेल की पावर को आप और अच्छे तरीके से समझ पाओ और एक्सेल की पावर को यूटिलाइज कर सको। देखो आज की डेट में मेरे को पता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं आज इसके अंदर जिन्होंने ये वर्कशॉप को ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कोर्स को इस वक्त ये वर्कशॉप ज्वाइन कर रखी है। तो अगर आप में से लगता है कि यस ये हमारे लिए रिक्वायर्ड चीज है, बिजनेस के लिए फ्रूटफुल हो सकती है, हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है, हमारी जॉब हो सकती है, अगर तो आप लोगों ने कोर्स एनरोल कर रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस वक्त हम लोग जो ये वर्कशॉप है, जो नॉर्मल कोर्स हमारे पास अगर आप एनरोल करते हो तो उसकी कॉस्ट जो चार्जेस हम लोग लेते हैं 4000 लेते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने इसके लिए एक ऑफर रखी है आपके लिए, 50% डिस्काउंट हम लोग डायरेक्ट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं इससे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये ऑफर आज है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ जहां को पे कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐप का लिंक नहीं है, आपको इंस्टामोजो पे लेके जाएगा और वहां पे अगर आप पे करना चाहते हो तो आप पे कर सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन कि आपको करना ही करना है। लेकिन हाँ, अगर आप लगता है कि यस यू वांट, आपको एक्सेल को अच्छे से सीखना करना है, तो ये पूरा 1 मंथ का वर्कशॉप है, तो आप इस लिंक पे जाके उसको पे कर सकते हैं। और मैं आप सबको ये कहूंगा, ये कोर्स बाय करना है आप बाय करिए, आपको एक्सेल की पावर समझ में आ चुकी है, एक्सेल क्या कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और चीजें आप सीख सको, ठीक है, हम लोग आने वाले दिनों में और एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वर्कशॉप्स कंडक्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट वर्कशॉप 1 आवर की वर्कशॉप होगी, कोई 2 आवर की वर्कशॉप होगी। एग्जाम्पल के लिए अब जैसे मैं नेट बैंकिंग की बात करूं तो नेट बैंकिंग क्या है, कैसे यूज करते हैं, उससे रिलेटेड लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप प्लीज ग्रुप को मत छोड़िएगा, जिस ग्रुप में अभी आप लोग थे, आप लोग उसी ग्रुप में रहिएगा। हम लोग आपको जितना भी लेटेस्ट अपडेट्स करते रहेंगे, वहां पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं यहाँ पे, और आप चैट के अंदर अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज लिख सकते हैं ताकि हम लोग आपके वो क्वेश्चंस और क्वेरीज को रिप्लाई कर सकें, उसको आंसर कर सकें। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज आपने सीखा है उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, तो आप उसके थ्रू उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि यस इसको और क्या किया जा सकता है, या आपको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है कि अगर मेरे को ऐसे करना तो क्या वो पॉसिबल है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। क्लियर सर, सोनिया संधू सेड क्लियर सर। और मैं ग्रुप के अंदर ये कुछ इस आज की जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप के कुछ पार्ट हम लोग जरूर शेयर करेंगे, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बना के हम लोग शेयर कर देंगे ताकि आप अपनी फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रखना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेंटर डायरेक्टर मिस्टर प्रेम सैनी को, वो भी इस वर्कशॉप का पार्ट है, कि वो भी हमारे साथ लाइव हो और वो अपनी तरफ से कुछ भी मैसेज पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं तो प्लीज। सर आप सुन पा रहे हैं? यस, आपका वीडियो सर बहुत अच्छा सेशन
था आज का, मैं सारा देख रहा था, संदीप जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी पावर जो है वो शेयर करी है। तो मेरे को पूरा पूरा यकीन है कि सुनने वालों को सबको इसका बहुत बेनिफिट मिला होगा। और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि सब लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहें, और फ्री की वर्कशॉप्स में हम एक बहुत लंबी चौड़ी सीरीज चलाएंगे, और वो चीजें आपके सामने आगे आने वाली हैं जो अभी तक शायद आपने कोई अंदाजा लगाया भी नहीं होगा। तो एक से एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपके काम आने वाली है वो सब हम लोग आपके लिए इन सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स में लेके आ रहे हैं। और मैं सबसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अगर पर्टिकुलरली कोई उनका इंटरेस्ट है या रिक्वायरमेंट है या कोई इशू फेस कर रहे हैं, वो भी गाइड कर सकते हैं। हम वैसे ही उसको सॉल्व करती हुई जो है ना वर्कशॉप वो भी लगा देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड बी कनेक्टेड। It is just a beginning, and we are going to cover so many much more. So thank you Mithun ji, thank you Thank you, sir. Sandeep ji, thank Thank you you, very sir. थैंक यू much. सर, थैंक यू थैंक सर। यू। सो मैं आई थिंक आप लोगों के कुछ क्वेरीज और क्वेश्चंस नहीं है, तो आज की ये वर्कशॉप हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज या डाउट्स हैं, आप ग्रुप के अंदर हैं, ग्रुप के अंदर रहिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रुप छोड़िएगा मत। बहुत सारी चीजें और उस ग्रुप में मिलने वाली हैं। आपके जो भी डाउट क्वेश्चन क्वेरीज होंगे तो आप उसमें पूछ सकते हैं। आपको कोर्स एनरोल करना है, मैं उधर भी एक लिंक शेयर कर दूंगा। आप करना चाहते हैं करिए, नहीं ऑल अप टू यू। हैप्पी लर्निंग, keep learning, all the best, take care, bye bye. Thank you, sir. Thank you, take care, bye.